हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है कि ये जो सीरीज स्टार्ट हो रही है ये एनसीईआरटी समरी और आपका जो एग्ज़ाम है एडिड जूनियर हाई स्कूल और जो जिसमें सहायक और प्रधानाध्यापक दोनों की भर्ती है। और ये एग्ज़ाम आपका अब समय इतने समय तक यानी कि हो जाता, लेकिन क्या है कोविड-19 की वजह से जो है ये डिले हो गया और लगभग अभी कम से कम 3 से 4 महीने कोई दिख नहीं रहा है कि ये एग्ज़ाम हो जाए। तो इतने समय में हम सारा सब जो है सिलेबस कवर कर लेंगे और आपने अभी तक सिलेबस देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जिन बुक्स से हम आपको कंटेंट देंगे वो हम आपके लिए बता देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपका जो है सामाजिक अध्ययन में पहला टॉपिक है इतिहास जानने के स्रोत। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले चलिए एक हाँ तो देखिए सबसे पहले तो जो आपका बेसिक है बिल्कुल हम लेकर चले हैं 6, 7, 8 जो आपकी यूपी बोर्ड की जो बुक्स चलती हैं आपके जूनियर वाले स्कूल में। इसमें उतना ज़्यादा कंटेंट तो नहीं होता है, लेकिन जो कंटेंट होता है वो इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इनसे आपको कंटेंट मिलेगा। और इसके बाद देखिए एसएससी की बुक आती है, एक आती है आपकी ये हल प्रश्न पत्र, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस और ये जीएस पॉइंटर इसका हम जो है पीडीएफ लेकर चलेंगे। और साथ ही इसके जो प्रश्न जो इसमें कंटेंट नहीं होगा तो वो इसमें आपको प्रश्न बता दिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका जो है क्वेश्चन एक भी नहीं रह जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बुक लेके चलेंगे। इसके बाद हम दो बुक और लेकर चलेंगे, वो हैं आपकी महेश कुमार वर्णवाल जी की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है आपके ये सुपर टेट वगैरह एग्जाम के लिए। तो इसमें जो है एनसीईआरटी पूरा दिया हुआ है, तो इसमें हम वन लाइनर का पीडीएफ लेकर चलेंगे और साथ ही इसमें जो क्वेश्चन है वो आपको देते हुए चलेंगे, यानी कि क्वेश्चन नहीं रहेगा। चलिए, और एक और जो हमारे पास बुक हमने आपके लिए मंगाई है वो है आपकी ये आती हैं एग्जामपुर की बुक्स। ठीक है ना, स्टैटिक जीके इसमें भी आपका कंटेंट दिया है और भारतीय इतिहास। तो ये सारी जो है बुक आपके लिए मिलने वाली है, इनसे कंटेंट तो काफ़ी अच्छा कंटेंट रहेगा। क्वेश्चन आपका कोई भी नहीं छूटेगा, भले ही तो वीडियो थोड़ा डिले हो जाए। तो डिले होने का मतलब यही रहता है कि आपके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा कंटेंट दे पाएँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना पहला चैप्टर जो है इतिहास जानने के स्रोत। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जो है ग्राफ चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके अध्ययन के जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं, एक तो होते हैं पुरातात्विक स्रोत और एक होते हैं आपके साहित्यिक स्रोत। ठीक है, इनके बारे में जो है आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। अभी हम बेसिक थोड़ा समझ रहे हैं। चलिए, तो पुरातात्विक स्रोत जो है वो क्या कहलाते हैं, जैसे कि आपके इसके अंतर्गत सिक्के आ जाते हैं, कुछ अभिलेख आते हैं। अभिलेख आपने देखा होगा जो लिखे हुए हैं कई राजाओं के द्वारा, स्मारक या भवन जैसे कई स्तूप बनवाए जाते हैं। ठीक है ना, कई मीनारें बनवाई गई हैं और कई किले भी, और साथ ही मूर्तियाँ, कई जो है बुद्ध की मूर्तियाँ हैं इस प्रकार की बन गई हैं। और कई चित्रकलाएँ चित्रकारी की गई हैं, जैसे आपकी भीमबेटका की गुफाओं में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको चित्रकारी देखने को मिलती है। ठीक है, और कई जो है मोहरें जो मुद्राएं चलती थीं। तो ये आपके पुरातात्विक स्रोत होते हैं। और इसके बाद साहित्यिक स्रोत यानी कि जो लिखे गए हैं, साहित्य है। ठीक है, तो इसमें आपका एक होता है भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य क्या है, जो भारतीय संस्कृति दिखती है। और कुछ जो विदेशी साहित्य किसने लिखा है, आपके विदेशी यात्री आते थे कई राजाओं के समय में तो वो लिख कर जाते थे। चलिए, तो सबसे पहले भारतीय साहित्य के अंतर्गत देखेंगे तो एक तो इसमें आएगा आपका ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य को हम आगे देखेंगे इतना समझने के बाद। चलिए, बौद्ध साहित्य में देखेंगे तो बौद्ध साहित्य में जैसे आपका लिखा गया है क्या, सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंदपनहो, बुद्ध चरित और दिव्यावदान, इन सभी के बारे में डिस्कस किया जाएगा जैसे जैसे टॉपिक इनका आएगा। जब बौद्ध साहित्य हम पढ़ेंगे तो इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जैन साहित्य। जैन साहित्य में आपका क्या है, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित और भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। ठीक है ना, कल्प सूत्र इसने भद्रबाहु ने लिखा है। तो इन सब के बारे में जो है हम जैन साहित्य में समझेंगे। चलिए, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है कि जो किसी धर्म विशेष को लेकर ना लिखा गया हो, जैसे कि आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हड़ की राज्यतरंगिणी और पाणिनि का जो है अष्टाध्यायी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और विशाख दत्त का जो है मुद्रा राक्षस, कालिदास से जिसे आपका इंडिया का शेक्सपियर भी कहते हैं, तो उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, तो ये सारी जो है इन्होंने कृतियाँ लिखी हैं।
इनकी ऋतु संहारम भी काफ़ी महत्वपूर्ण कृति है, और बाणभट्ट का जो है हर्षचरित और कादम्बरी। तो देखिए कितने सारे प्रश्न जो है आपके इसमें कवर हो रहे हैं। चलिए इसके बाद देखिए संगम साहित्य। संगम साहित्य में आपका तिरुकुक्कुरल और जो है सिल्लप पादिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि, तो ये जो है आपके संगम साहित्य, जिसे तमिल साहित्य भी हम कहते हैं, तो ये उसके बारे में है। चलिए देखेंगे। इसके बाद आपके देखिए जो है विदेशी साहित्य में देखेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो यूनान एवं जो रोम क्या है आपका इटली, ठीक ना, तो उसके लेखक जैसे कि मेगस्थनीज ने क्या लिखा है, इंडिका लिखा है, सबके बारे में आगे काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया गया है। आपको हमने इस वीडियो में कम से 8 से 9 सोर्स लिए हैं, ठीक है ना, प्रश्न आपका कहीं नहीं छूटेगा। चलिए तो मेगस्थनीज हो गया, टॉलमी हो गया, हेरोडेट्स के बारे में याद रखिएगा, इनको जो क्या कहते हैं आपका इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, नियांकस और अरिस्टोबुलस, ठीक है। और जो चीनी यात्री हैं 3, जैसे फाहियान हो गया, हेनसेंग और इत्सिंग, ठीक है। और अन्य विदेशी लेखक भी हैं जैसे अल सुलेमान, अल बरूनी, अल मसूदी, मार्को पोलो जो इटली से आए थे, और इब्न बतूता जो कहाँ से आया था, इब्न बतूता आपका जो कि मोरक्को से आया था, ठीक है ना। इसकी एक कृति है जो है वो क्या है, रहला नामक कृति है। चलिए इसके बाद देखेंगे, चलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चार्ट वैसे। चलिए तो वेद देखिए, ये ब्राह्मण में देखिए काफ़ी सारे जो है दिए गए। ब्राह्मण में सबसे पहले वेद में हम जानेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद जो है आपका सबसे नया वेद है, और इनके बारे में हम वैदिक साहित्य जो पढ़ेंगे, वैदिक काल, उसमें सारा कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए ब्राह्मण ग्रंथ जैसे ऐत्रेय हो गया, कौशिकी हो गया और गौपथ, ठीक है, ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ है 3। ये भी पूछे जाते हैं कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा वेद है, कौन सा आरण्यक है, कौन सा वेदांग है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद है उपनिषद जो है छांदोग्य, कठ और बृहदारण्यक, ठीक है ना, ये हैं। और वेदांग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा वेदांग है, नहीं है, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्व वेद और शिल्प वेद, ये आपके जो है उपवेद कहलाते हैं। इसके बाद है षड्दर्शन के अंतर्गत जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा आते हैं। महाकाव्य की बात करें तो रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है, महाभारत वेदव्यास जी ने लिखा है, तो ये भी जो है महाकाव्य है। इसके बाद है आपका पुराण में विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, और स्मृति में देखा जाए तो मनुस्मृति, नारद स्मृति और याज्ञवल्क स्मृति। तो ये जो है चार्ट आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लें और अपने हाथों से इसको कई बार लिखने का प्रयास करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। चलिए तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे जो प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, इसमें हम जो है वन लाइनर के फॉर्म में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए ये क्या लिखा है, किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित जो महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं तथा तथ्यों आदि का कालाक्रमिक विवरण है, ठीक है ना, जो क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है वो इतिहास कहलाता है। यानी कि इतिहास हम किसे कहेंगे, एक जो है एक क्रम में हो, जैसे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है ना, तो ये क्या है, एक क्रम में जो है हम इसका अध्ययन करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। चलिए इसके बाद देखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं, तो वो हम हेरोडोटस को कहते हैं। चलिए अगला दिया है कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो है प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है आपका राजतरंगिणी किसने लिखा है, ये लिखा है आपके कलहण ने, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए ये प्रश्न दिया गया है, चलिए भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है, तो ये जो कृति है वो याद रखिएगा, स्टुअर्ट पिगट ने ये कृति लिखी है। चलिए अगला दिया है कि चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, ये पूरा एनसीईआरटी का है, तो इसके लिए इन्होंने कहा है इन तू, ठीक ना, क्या रखा है, इन तू। चलिए अगला है उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अभिलेख शास्त्र कहा जाता है, यानी कि एपियोग्राफी जो है वो कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं, आहत सिक्के कहलाते हैं, जिन्हें हम पंच मार्क्ड कॉइन्स भी कहते हैं। ये प्रश्न ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ना पूछा गया हो। चलिए और देखिए, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो दिया जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। जो प्रागैतिहासिक
खोज की थी, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ किसने की थी? डॉक्टर प्राइम रोज ने। और देखिए सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो ये मिलता है हमें हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख जो जिसका संबंध किससे है? कलिंग नरेश खारवेल से। चलिए इसके बाद प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? यानी कि जो एक क्रम में सुनियोजित तरीके से इतिहास किसने तैयार किया था? वो किया था V.A. स्मिथ ने। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका है। चलिए इतिहास के जो 3 देख लीजिए, प्रागैतिहासिक काल प्रीहिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड और ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड। चलिए ये कब का है? मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक, और जो आद्य ऐतिहासिक है 3000 से 600 ईसा, और 600 ईसा पूर्व से आगे का है जो वो है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का क्या है? हमारी पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि इसके जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी कि कई आपके जो है जैसे इमारतें हो गई, ये तो सब कुछ है लेकिन उनको लिखा हुआ कुछ नहीं है। ठीक है, और जैसे आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है? लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन उनकी जो लिपि है वो क्या है? पढ़ नहीं सकते, तो किंतु ये क्या है? अपठनीय हैं। और जो ऐतिहासिक काल है वो कैसा है? वो है आपका पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार से साक्ष्य उपलब्ध है, यानी कि इनको हम देख के समझ भी सकते हैं, यानी कि चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है, और साहित्यिक यानी कि लिखित जानकारी भी हमें मिलती है। चलिए देखिए आगे दिया गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? जैसे धार्मिक ग्रंथ हमने आपको बताया ना, अभी धार्मिक ग्रंथ रामायण हो गए आपका, और वेद हो गए, उपनिषद हो गए, ठीक है ना। और ऐतिहासिक ग्रंथ भी हैं जैसे आपके राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपके ऐतिहासिक ग्रंथ। और पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण जो मैगस्थनीज, टॉलमी इत्यादि ने दिए हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसपे ने। कब पढ़ा था? 1837 में, अशोक के शिलालेख। चलिए भारत के प्राचीनतम ग्रंथों यानी कि वेदों का संलग्नकर्ता किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है आपका संलग्नकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। देखिए ये भी प्रश्न बनता है कि वेदव्यास का पूरा नाम बताइए, तो ये आप याद रखिएगा कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, ये आपका केबीसी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए देखिए आगे है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वो थे वैश्वत मनु। मनु ने क्या दिया? आपके लॉज दिए हैं जिसे हम मनुस्मृति कहते हैं। चलिए वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? वायु पुराण में जो है हमें गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला दिया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है हमें मौर्य डायनेस्टी यानी कि मौर्य वंश की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। कौटिल्य को और किस नाम से जानते हैं हम? विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? वो मिलता है हमें कल्पसूत्र से। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। चलिए आगे है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संलग्न है। पूछा जा सकता है कि जो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और एक और प्रश्न आप याद रखिएगा कि इसमें पूछा जाता है कि जो है भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? तो वो हैं आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। कब थे? 1856 में ये किया गया था। उस समय जो है वायसराय आपके गवर्नर कौन थे? वो थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और डलहौजी के समय में क्या हुआ था? तो जो है आपकी फर्स्ट ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के लिए। चलिए और इसके बाद याद रखिएगा, ये लिखा है ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो भी आप याद रखिएगा 1905 में जो है इसकी स्थापना की थी, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जॉन मार्शल, ठीक है। इतनी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। चलिए तो अगली स्लाइड की तरफ देखेंगे। तो देखिए मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? यानी कि मत्स्य पुराण का संबंध किससे है? तो वो है आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है आपका? तो विष्णु पुराण हमने पढ़ा है कि मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्टी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? इंपॉर्टेंट है, ये लिखी जाती है आपकी दाएं से बाएं और दाएं से बाएं, और याद रखिएगा। देखिए नारद स्मृति में किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है आपके हमें गुप्त वंश के बारे में। और किससे मिलती है? वायु पुराण भी आपका गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारी देता है। और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी है? वो है आपकी मनु स्मृति। और शुंग काल का जो है मानक ग्रंथ क्या है? शुंग काल का, तो वो है आपका मनुस्मृति। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? इंपोर्टेंट है, तो वो है आपका शतपथ ब्राह्मण में जो है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। चलिए प्रमुख अभिलेख और उनके शासक किस
अभिलेख का संबंध जो है किस शासक से है, ये भी देख लेते हैं। तो जो आपका हाथी गुफा अभिलेख है उसका संबंध किससे है, कलिंग नरेश खारवेल से। एहोल अभिलेख पूछा जाता है तो पुलकेशिन द्वितीय से इसका संबंध है। नासिक अभिलेख गौतमी वलश्री, ठीक है। और जो जूनागढ़ का अभिलेख है इंपोर्टेंट है, वो है इसका रुद्रदामन से। आप कमेंट करके बताएंगे कि रुद्रदामन जो है वो एक और किस कार्य के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है किसने कहा है, ये है आपका समुद्रगुप्त का, ठीक है। समुद्रगुप्त वही समुद्रगुप्त हैं जिनको क्या है सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है। प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सा शासक को जो है, किस शासक को बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है, तो वो है समुद्रगुप्त। चलिए, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। और इसका बाद है भीतरी गुफा अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख, वो है आपका स्कंद गुप्त से संबंधित, ठीक है। कम से कम हाथी गुफा अभिलेख, एहोल अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ और आप कम से कम जो है भीतरी वाला, ये तीनों जो है 4-5 कम से कम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा इसके आगे है कि जो है महाभारत का उल्लेख जो है आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र जो है कितने 8800 श्लोक थे, ठीक है। और इसका नाम क्या था कि जय संहिता जो है इसका नाम था, लेकिन कुछ समय पश्चात ये बढ़कर क्या हो गए 24,000 श्लोक कर दिए गए, तो हो गया। और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्या नाम से, भारत नाम से। 1 लाख श्लोक होने के कारण इसको शतसहस्त्री संहिता या महाभारत जो है वो कहते हैं। तो पूछा जाता है कि शतसहस्त्री संहिता किसे कहते हैं, तो वो हम महाभारत को कहते हैं। ये जो है यह प्रश्न आपका हिंदी में भी आ जाता है, संस्कृत में भी आ जाता है और आपका सामाजिक अध्ययन में भी पूछा जाता है, ठीक है। अगला है पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है। पुरालेख विद्या से अभिप्राय मतलब कि शिलालेखों का अध्ययन, ठीक है ना। जब ये जो है प्रश्न आपको वैकल्पिक रूप में दिए जाएंगे तो काफ़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, वन लाइनर के बीच में वन लाइनर में ख़त्म करते हैं और फिर इसका हम जो है प्रयास करेंगे कि जल्दी ही ये सब खत्म करके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए लाएं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर भी करिएगा। चलिए, पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है, तो वो कहा जाता है डार्विन को, पुरावशेष, ठीक ना। और जैसे कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये भी आपका डार्विन ने दिया था। चलिए, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है, तो इब्न बतूता जो है किस नाम से है, वो रहला नाम से। कहाँ से आया था ये आया था आपका मोरक्को से। आगे है हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, तो हेनसांग ने कहाँ पर किया था, वो किया था आपका नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। चलिए अगला है बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है हमें बौद्ध स्तंभ लेख से शुंग काल की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। चलिए अगला है हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किसमें किया है, तो क्वेश्चन इतना है कि हेनसांग की कृति क्या है, तो वो है इसकी CU की, ठीक है ना। काफ़ी अजीबोगरीब नाम होते हैं तो याद रखना है, लेकिन हमें इन्हें। चलिए, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद किसकी रचना है, ये है आपकी अल बरूनी की। देखिए इस जो है सार संग्रह में हम ये देख रहे हैं, आगे हम जब आपको और बुक शो करने वाले हैं तो देखिए सारा चीज़ जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। किसके दरबार में, ये भी पूछा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के। और तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख हमें मिलता है, तो वो मिलता है पांड्य राज्य की। और पतंजलि के महाभाष्य, ठीक है ना, महाभाष्य की रचना किसने की है, पतंजलि ने। तो किस वंश का इतिहास का पता चलता है, शुंग वंश के इतिहास का हमें पता चलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये आप एक छोटा सा ग्राफ है चीनी लेखकों का वर्णन, तो इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले लेखक दिया है फाहियान, समय दिया है, समय याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा 399 से 414 ईस्वी, ठीक है ना। रचनाएं क्या है, भारत दशा का इसने वर्णन किया है, विवरण लिखा है। तो क्या लिखा था इसने कि यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, पूछा जाता है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये भी पूछा जाता है विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। इसके जो है इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम जो है कोणिया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद यानी कि राजमहल को देव निर्मित बताया था। ये याद रखिएगा कि इस समय जो वस्तु विनिमय होता था वो किससे होता था, कोणियों के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हेनसांग। हेनसांग क्या है, इसकी रचना जो है वो क्या है, CU की, जो हमें पाश्चात्य संसार के लेख के बारे में बताती है। हेनसांग सम्राट किसके समय जो है, हेनसांग आया था आपका सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, ठीक है। और इसने
हर्ष को जो है शिलादित्य की उपाधि, किसकी उपाधि, शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। यात्रियों का राजकुमार, ठीक है ना, इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो हेनस्यांग को शाक्य मुनि नीति का पंडित कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। इतिसिंह क्या है, 673 से 675 ईसा पूर्व, और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की इसने आत्मकथाएं लिखी थी। चीनी बौद्ध यात्री जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा था। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख साक्ष्य हमें 510 ईसा पूर्व जो है भानुगुप्त के एरण अभिलेख किसका है, भानुगुप्त का है, उससे हमें ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें ये हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें रिपीट करिएगा, नोट्स भी बनाते चलिए, कम से कम नोट्स बनाना तो ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स ही होते हैं जो आपके एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी काम आते हैं। तो देखिए अब जो है, अब हमने शुरू कर दिया आपकी, हम ये भी लाए हैं जो आपका ऑथेंटिक सोर्सेस में ज़्यादा कुछ तो नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत भी रहता है, वो काम का रहता है, ठीक है ना। पहला लेसन है कक्षा 6 की, आप जो है यूपी के जो स्कूल्स होते हैं जूनियर वाले, उनकी ये बुक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है वो हमने आपको हाईलाइट कर दिया है, जिससे हम जल्दी जल्दी जो है इसको ख़त्म करवाते चलेंगे। चलिए तो देखिए ये लाइन याद रखिएगा कि अवशेषा का अध्ययन जो है पुरातत्व कहलाता है, और इसका अध्ययन करने वाला पुरातत्ववेत्ता कहलाता है, आसानी से समझ पाएंगे। चलिए, कोई भी लिखित सामग्री नहीं है वो कहाँ आता है, आपका पूर्व प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त हों किंतु उसे पढ़ा नहीं जाता, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है, उसे पढ़ा भी जा सकता है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ये सारी जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद ताड़पत्र जो है ताड़ के पेड़ और चौड़े पत्ते कहलाते थे। भोजपत्र क्या कहलाता था, भुर्ज नाम पेड़ की छाल से बनते थे। ताम्रपत्र तांबे के पतले और चपटे टुकड़े। स्तंभलेख पत्थर के खम्भों पर लिखे हुए लेख पत्र क्या कहलाते हैं, स्तंभलेख। और पत्थर की जो चट्टानें होती हैं उन पर लिखे लेख क्या कहलाते हैं, शिलालेख कहलाते हैं। यानी कि कहीं पर चट्टानें होती थी वहाँ पर ये सब लिख दिए जाते थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए पुरातात्विक स्रोत क्या है, अभिलेख। यह अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख का अंश है। इसे थोड़ा ऊपर करते हैं। चलिए अब ठीक है, जो है अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख। पूछा जाता है कि रुम्मनदेही अभिलेख का संबंध किससे है, अशोक से है, जो कि लुम्बिनी नेपाल से हमें प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की थी कि लुम्बिनी की उपज का जो है 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। तो ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट अभिलेख है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बनता है। ये रुम्मनदेही अभिलेख है, जो ये क्या एक लिपि है, ठीक है। चलिए, जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारी लिपि कौन सी है, देवनागरी, और ये ऊपर देख रहे हैं आप ब्राह्मी लिपि है, ठीक है ना। देवनागरी लिपि जो है आप देख पा रहे होंगे कि आपको समझ आ रही होगी। चलिए, सिक्के और मोहरों के बारे में कुछ है कि सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा सिक्कों की धातु के आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये है कि जो सिक्के ये बताते थे कि उस समय की जो है मतलब उस समय जो है राज्य कितना समृद्ध था। मान लीजिए सोने की चल रही है जो है सिक्के, तो काफ़ी समृद्ध राज्य रहा होगा, ठीक है। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है। जो आप सिक्का देख पा रहे होंगे, इस पर जो घुड़सवारी कर रहा है वो कौन है, कुमारगुप्त हैं, ठीक है। जिससे हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छे घुड़सवार थे। पूछा जाता है कि घुड़सवार कौन थे, तो जो है कुमारगुप्त। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा कि जो हड़प्पा कालीन मोहरें हैं वो कहाँ से मिली हैं, हमें मेसोपोटामिया से मिली हुई हैं, ठीक है ना। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार जो है मेसोपोटामिया से भी होता था। चलिए, एक जिक्र हुआ है स्थान का, धौलावीरा। धौलावीरा का है आपका हड़प्पा सभ्यता का यह एक पुरास्थल गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास आदि प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। और बाकी जब हम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे ना, तो इसके बारे में हम अच्छे खासे से डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखेंगे। आगे है आपका सारनाथ स्तूप। तो सारनाथ स्तूप के बारे में समझ लिया गया, ये कहाँ पर है, आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस स्तूप को धमेक स्तूप भी कहा जाता है। सारनाथ को क्या, धमेक स्तूप भी कहा जाता है। निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था, और महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम जो है सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि एक इसका स्तूप है, अशोक ने बनवाया था, और महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश यहाँ पर दिया था। चलिए इसको भी समझ लीजिएगा। चलिए अब दिख रहा होगा आपको एक ही बार में।
चलिए, पुस्तक का नाम, लेखक का नाम और काल का विवरण। तो सबसे पहले वेद धार्मिक साहित्य हैं, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने, महाभारत की वेद व्यास जी ने, और जैन एवं बौद्ध साहित्य और जातक कथाएं लिखी गई हैं। ये सब जो है हम अलग अलग पढ़ेंगे, जैन और बौद्ध को। अर्थशास्त्र ने किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है, और राजतरंगिणी कलहड़ ने। दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अर्थशास्त्र में क्या मिलता है हमारे लिए? मौर्यकालीन समाज की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी जो कलहड़ ने लिखी, उसमें क्या मिलता है? कश्मीर के 11वीं और 12वीं सदी का इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। विदेशी यात्रियों के बारे में बात करें तो इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। ये आपका एक यूनानी राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की झलक हमें दिखाता है। यात्रा विवरण की बात करें तो फायान एक चीनी यात्री था, जो गुप्त काल से संबंधित है, और हेनसेंग जो है हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। ठीक है, चलिए इसके बारे देखेंगे। तो इतिहास की कुछ तिथियां, वैसे आप ये जानते होंगे लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि जैसे लिखा जाता है कि इतिहास में कुछ तिथियां ईसा पूर्व में होती थीं और कुछ ईसवी में। तो ईसा पूर्व का तात्पर्य है कि ईसा मसीह, यानी कि ईसाई जो धर्म के प्रवर्तक थे ईसा मसीह, उनके जन्म से पहले का समय। इसे अंग्रेजी में बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट है। ठीक है ना, यानी कि उनके जन्म से पहले। ठीक ना। और इसी प्रकार एडी का लैटिन भाषा का अर्थ होता है क्या है? एना डोमिनी से बना है। मतलब एडी का मतलब क्या है? ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। ठीक है ना। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों में हम क्या लिखते हैं? एडी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये सब आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, और भारत का कौन सा है? कलकत्ता संग्रहालय जो है भारत का सबसे बड़ा है। अलेक्जेंडर कनिम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता कहा जाता है। देखिए, तो तीनों चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण जो है दी गई हैं। चलिए, इसके आगे देखेंगे। तो देखिए, अब हम देखेंगे, ये आपकी एक छोटी सी बुक आती है जो है मनोहर पांडे की। आपके मार्केट में मिल सकती है आसानी से, अगर मिल जाए तो ले आइएगा, लेकिन हम आपको पूरा कवर करा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐतिहासिक स्रोत देखेंगे तो इसमें देखिए आपको जो जो महत्वपूर्ण है वो हम बताते चलते हैं। देखिए, मुख्यतः 3 होते हैं: साहित्यिक, विदेशी और पुरातात्विक। ठीक है ना। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जैसे आपका वेद साहित्य वगैरह हम सब देख चुके हैं, तो इसमें हमने हाईलाइट कर लिया है जो आपके लिए बताना जरूरी है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और पुरोहित, उसका मतलब कि पूछा जाता है कि ये कौन है। तो ऋग्वेद जो है उसके पुरोहित को क्या कहते हैं? होत कहते हैं। यजुर्वेद को अथर्ववेद कहते हैं। सामवेद के को उद्गाता और अथर्ववेद को ब्रह्मा कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ इनके क्या है? जैसे ऋग्वेद का कौशिकी और ऐतरेय, यजुर्वेद का तैतरीय और शतपथ, सामवेद का आपका पंचविश और जैमिनीय, और अथर्ववेद का गौपद। ठीक है ना। मुख्य ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें तो अर्थशास्त्र किसका है? कौटिल्य का है। राजतरंगिणी कलहड़ का है। और पृथ्वीराज रासो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चंद्रवरदाई ने लिखा है। हर्षचरित बाणभट्ट। तो देखिए, ये सारी रचनाएं ऐसी हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में कई बार आ चुकी हैं। ठीक है, चलिए, विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण में देखेंगे तो इसमें आपका हेरोडेट्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इतिहास के पिता कहते हैं। चलिए, इतना ही याद रखना है आपको। चलिए, अब ठीक दिख रहा होगा। मेगास्थनीज क्या था? सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने क्या लिखा है? आपका इंडिका लिखा है, जो मौर्य युगीन समाज और संस्कृति का विवरण मिलता है। हेनसांग की वृत्तांत की बात करें तो सीयू की इसकी प्रसिद्ध है। फायान की रचना फोक्यू की है, ये भी याद रखिएगा। और अरबी लेखक जो था आपका क्या था? अलबरूनी, महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, उसकी कृति है अलबरूनी की किताब उल हिंद अथवा तहकीक हिंद, यानी कि भारत की खोज। तो ये जो है भारत के तत्कालीन समाज दशा का वर्णन करता है। चलिए, एक सेकंड, ठीक है, ओके। चलिए, वेशनगर क्या है? विदिशा से प्राप्त जो है गरुड़ स्तंभ लेख से हमें भागवत धर्म के प्रसार का विवरण मिलता है। अन्य अभिलेखों में बात करें तो हाथी गुफा अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश अशोकवर्मन, जूनागढ़ रुद्रदामन, एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय, जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। आप कोई भी बुक उठाएंगे, कोई भी एग्जाम, तो उनमें ये पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। और आज सिक्के आपके पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो है गुप्त शासन काल में जारी की गई थी। ठीक है, तो ये जो है इतनी सारी चीज़ें हमें याद रखनी हैं। आपका एक टॉपिक पूरा हुआ, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत या इतिहास जानने के स्रोत। इससे बाहर आपका क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा। ठीक है, वीडियो एक बार देखें, 2 बार देखें, नोट्स बनाएं, रिवीजन करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? ये पहले वीडियो था, तो कमेंट जरूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आया है तो, और कुछ भी सुधार करना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।